हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले तो वेलकम टू दिस सेशन। और फर्स्ट टाइम आपके लिए एक नया सा सब्जेक्ट है दैट इज़ ऑल अबाउट टैक्सेशन लॉ। बेसिकली ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बट अगेन टैक्स एक लॉ है, कानून है, तो मैं इसीलिए इसको टैक्सेशन लॉ कोट करूँगा। तो यहाँ पे मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे पहले सेशन से। और आज का जो सेशन मेरा रहेगा, आई विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंसेप्ट एंड दैट इज़ ऑल अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस और हम लोग ये सीखने वाले हैं। अब देखिए कैसे हम लोग इसको कवर अप करेंगे वो भी मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप सबके पास नोट्स मिल गए हैं। आपको मैंने पूरा नोट्स फॉरवर्ड कर दिया हूँ, सर ने आपको फॉरवर्ड कर दिए होंगे। और वो एक ही नोट्स में सब कुछ है, सम्स भी है, थियोरी भी है, ऑब्जेक्टिव्स भी है, सब कुछ है, सॉल्व प्रॉब्लम्स भी है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी है। तो ये नोट्स के सिवा आपको कोई दूसरे नोट्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस और मैं रेसिडेंशियल स्टेटस में स्टार्ट कर रहा हूँ आज स्कोप ऑफ इनकम। तो फ्रेंड्स क्या है टैक्स, एवरीथिंग सब हम सीखेंगे बट आहिस्ते आहिस्ते, एक लेक्चर में सब सीखेंगे नहीं। जैसे लेक्चर सक्सीड होते रहेंगे आप लोग सीखते रहोगे कि भाई क्या एग्जैक्टली हो रहा है सब्जेक्ट में। ये जो हम सीखने जा रहे हैं वो है स्कोप ऑफ इनकम, इसको कहते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो सबसे पहले तो आपको जो सब्जेक्ट है वो है डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये रहता है, देखिए दो टाइप के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जिसने कमाया उसी को टैक्स पे करना है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। मैंने कमाया तो मुझे ही टैक्स पे करना है, इट इज़ डायरेक्ट। आपने कमाया तो आप खुद पे करोगे, आपके लिए कोई थर्ड पर्सन पे नहीं करेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट डायरेक्ट टैक्स। तो ये आपको भी क्लियर है, डायरेक्ट टैक्स मतलब जो कमा रहा है वही भाई साहब, वही मैडम पे करेगी। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें रेसिडेंस है, स्कोप ऑफ इनकम है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन है, अदर सोर्सेज है, डिडक्शंस है। बट मैं जो आज के टॉपिक पे हूँ वो है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो जो हमारा टॉपिक है ना फ्रेंड्स, उसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो बराबर से सुनना, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो रहेंगे तो आप इसको बैक करके भी सुन सकते हो अगर आपको कोई चीज़ में क्लैरिटी नहीं हो तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रेसिडेंशियल स्टेटस दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। बराबर से सुनना, रेसिडेंशियल स्टेटस के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और मैं जो आपको आज पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ ऑल अबाउट पार्ट 1। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है पार्ट 1। अब ये है क्या, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इंडिया में टैक्स कौन पे करता है? जो रेसिडेंट है, ठीक है। इंडिया में टैक्स कौन पे करता है, ये सवाल अगर आप मुझसे पूछोगे तो उसका आंसर है जो इंसान रेसिडेंट है। आप इंडिया के सिटीज़न हो कि सिटीज़न नहीं हो, आप इंडिया के रेसिडेंट, आप इंडिया के सिटीज़न हो, आप यहाँ पे बॉर्न एंड बॉटम हो, आप फॉरेनर हो, आप जो भी हो, वो सब इर्रेलेवेंट है। इनकम टैक्स वालों का कैलकुलेशन बहुत क्लियर है और वो लोग कहते हैं जो इंसान इंडिया में रेसिडेंट है वही इंसान टैक्स पे करेगा। अगर आप रेसिडेंट हो तो आप टैक्स पे करोगे, आप सिटीज़न हो, आप ब्लैक हो, वाइट हो, आप कोई भी कास्ट के हो, आप कोई भी रिलीजन के हो, आप कहाँ के भी रहने वाले हो, आप फॉरेनर हो या सिटीज़न हो, वो सब चीज़ें इर्रिस्पेक्टिव, इर्रिलेवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स पे करने के लिए क्या देखा जाता है? रेसिडेंशियल। तो एक इंसान को अगर आपको देखना है कि भाई वो टैक्स पे करेगा कि नहीं पे करेगा, तो वी हैव टू चेक वेदर ही इज़ अ रेसिडेंट और नॉट। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक इंसान कब रेसिडेंट बोला जाता है?
टैक्स के लिए, तो वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में सिखाऊंगा। तो ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है इसमें यही समझ में आ रहा है आप लोग को अभी तक कि इंडिया में वही इंसान टैक्स पे करेगा जो एक रेसिडेंट है, और अगर आप एक रेसिडेंट हो तो आपको टैक्स पे करना है। फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से कास्ट के हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से रिलीजन के हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से कलर के हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से देश के सिटीज़न हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप लीज़ पे रहते हो कि खुद के घर में रहते हो, अगर आप रेसिडेंट हो तो आपको टैक्स पे करना है। ये वर्ड मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब रेसिडेंस आप कैसे बोले जाओगे वो मैं आपको सिखाऊंगा सेकेंड पार्ट में। तो कोई अगर आप पूछे आपसे कि भाई मुझे टैक्स पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो यू हैव टू चेक वेदर इज़ अ रेसिडेंट और नॉट। और रेसिडेंट की कुछ कंडीशंस हैं। अब मैंने कुछ बात आगे की आपसे, अगर आप वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो तो आप एक रेसिडेंट हो। तो ये चीज़ भी मैंने आपसे बहुत क्लियरली कह दी। अगर आपने कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया तो आप एक रेसिडेंट हो। तो सर वो कंडीशंस क्या है, मैं फटाफट बोलूँगा बट वो मेरा सेकेंड पार्ट है। आप इंडिया में अगर 182 डेज़ रह रहे हो, या अगर आपने 60 डेज़ अगर आपने कवर किया है, कुछ कंडीशंस है, मतलब सिंपल सी बात मैं आपसे कहूँगा कुछ कंडीशंस है। तो अगर आप उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो तो आप एक रेसिडेंट हो। अगर आप उस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप रेसिडेंट नहीं हो, और अगर आप रेसिडेंट नहीं हो तो आपको टैक्स नहीं आएगा। तो ये भी मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ में। तो वो सब चीज़ें बाद में रखेंगे, वो सब चीज़ें बाद में बात करेंगे। अब हम जो बात करेंगे वो है पार्ट 2, सेकेंड पार्ट। मैं आपको अभी एक टेबल बोर्ड पे लिखूंगा। ये टेबल के बेसिस पे आपको 15 मार्क का सम आएगा, 15 मार्क का। अब सर हमारा एग्ज़ाम MCQ की तरफ है तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर हमारी एग्ज़ाम्स में अभी ये साल कोविड-19 की वजह से कोविड-19 का इशू है तो फिर MCQs होने वाली है, तो ये सब कैसा आएगा वो भी बात करेंगे। और अगर नॉर्मली कैसा आएगा वो तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं वो कंडीशंस बोर्ड पे लिख रहा हूँ। मैं पहले वो चीज़ को समझाऊंगा कि भाई क्या है वो कंडीशंस, तो समझते हो उसको, ठीक है। अब देखिए ये चैप्टर में ना 3 कैटेगरी के लोग हैं। ये चैप्टर में 3 कैटेगरी के लोग हैं, ओके। एक है रेसिडेंट, एक है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक है नॉन रेसिडेंट। आई थिंक सो उसको बहुत क्लियर करते हैं। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और जब मैं वो डायग्राम आपको बना के दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक में होने वाला क्या है, ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड पार्ट जो कंडीशंस वाला वो बाद में करेंगे। चलिए टॉपिक की तरफ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आपने देखा, ये कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा हो, ओके, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर है, अच्छा अभी आपको क्लियर होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये टॉपिक का मेन चार्ट है। अभी आप पहले ब्लर दिख रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ये चीज़ आपको दिख रही होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक में आपको देखना है कि आप रेसिडेंट हो कि नहीं हो। तो अगर आप रेसिडेंट हो तो फिर आपको आगे देखना है कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि नहीं हो। सर ये सब क्या है, इसको आगे होल्ड करेंगे, इसको मैं सेकेंड पार्ट में सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आप रेसिडेंट हो कि रेसिडेंट नहीं हो, आप रेसिडेंट हो कि आप रेसिडेंट नहीं हो। अगर आप रेसिडेंट नहीं हो तो फिर आपका सम कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। बट अगर आप रेसिडेंट हो तो फिर आपको आगे जाके चेक करना है कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो। तो सर ये भेदभाव क्या हो रहा है, रेसिडेंट बन गए अभी, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो, ऑर्डिनरी हो कि नॉट ऑर्डिनरी हो। ये सब पे पॉज है क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा, अब बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो सर ये टॉपिक में क्या होने वाला है, आपको इस टॉपिक में देखना है कि आपका क्लाइंट रेसिडेंट है कि रेसिडेंट नहीं है, और अगर वो रेसिडेंट है तो आपको और आगे जाना है और आगे जाके देखना है कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो। तो व्हाट इज़ द टॉपिक ऑल अबाउट, तो ये टॉपिक क्या है इसको समझना है आपको। ये टॉपिक में ना फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस है, ठीक है, रेसिडेंस बनने की कुछ कंडीशंस है। अगर आपने वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आपको मैं बोलूँगा आप रेसिडेंट हो, और अगर आपने रेसिडेंट की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो आप नहीं हो रेसिडेंट, मतलब नॉट अ रेसिडेंट। एक बार आप रेसिडेंट बन गए ना तो आपको और आगे जाके चेक करना है कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि ऑर्डिनरी नहीं हो। सर अब ये कैसा चेक करना है, इसकी भी कंडीशंस है, समझ में आ रहा है। तो ये टॉपिक में 2 पार्ट के सम्स है, मैं एक पार्ट आज सिखा रहा हूँ, दूसरा पार्ट अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताना है कि आपका क्लाइंट रेसिडेंट है कि रेसिडेंट नहीं है। तो रेसिडेंट है कि नहीं है उसके लिए कुछ कंडीशंस है, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका क्लाइंट बोला जाएगा रेसिडेंट, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपका क्लाइंट बोला जाएगा नॉट अ रेसिडेंट। और एक अच्छी न्यूज़ मैं आपको बोलूँगा, अगर आपका क्लाइंट रेसिडेंट नहीं है तो फिर आपका सम वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपका क्लाइंट रेसिडेंट है तो आपको चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि ऑर्डिनरी नहीं है। अब ये ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी क्या है ये समय पे मैं आपको बताऊंगा। तो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी की भी कुछ अलग कंडीशंस है। तो ऑर्डिनरी है तो हम बोलेंगे ही इज़ अ रेसिडेंट एज वेल एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर ऑर्डिनरी नहीं है तो हम बोलेंगे ही इज़ अ रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो क्या समझ में आता है, इससे आपको क्या वेरिएबल समझ में आते हैं। अगर आपका क्लाइंट रेसिडेंट बना तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा आर। अगर आपका क्लाइंट रेसिडेंट बना ही नहीं तो उसको बोलूँगा मैं नॉट अ रेसिडेंट। अगर आपका क्लाइंट रेसिडेंट बना तो हम लोग को देखना है वेदर ही इज़ अ ऑर्डिनरी और नॉट, और अगर वो ऑर्डिनरी है तो मैं बोलूँगा ही इज़ अ रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर हमारा क्लाइंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन पाया तो हम बोलेंगे ही इज़ अ रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ से ये 3 वर्ड्स निकाले, ये 3 वर्ड्स अभी मुझे ये पार्ट में काम आने वाले, एक ये, 2 ये और 3 ये। तो ये चीज़ मैं आपसे समझाना चाहता हूँ। ये 3 वर्ड्स है ना, ROR, RNOR, NR, ये 3 वर्ड्स को समझिए क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाले हैं पहला पार्ट सीखने के लिए। तो मैं 2 मिनट रिवाइंड करूँगा और फिर मैं अपने काम की बात पे जाऊँगा, टॉपिक पे जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपका क्लाइंट रेसिडेंट है कि नहीं है। सर कैसे देखना है वो सब सेकंड पार्ट में सिखाऊंगा। सबसे पहले देखना है रेसिडेंट है कि नहीं है। रेसिडेंट है तो बोलने का रेसिडेंट, रेसिडेंट नहीं है तो बोलने का नॉट अ रेसिडेंट। नॉट अ रेसिडेंट है तो खुश हो जाने का, सम वहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट अगर रेसिडेंट है तो आगे चेक करने का वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। और अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो बोलने का ही इज़ अ रेसिडेंट एज वेल एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है तो बोलने का ही इज़ अ रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब रेसिडेंट है और अगर ऑर्डिनरी भी है तो बोलने का ही इज़ अ रेसिडेंट, हाथ को देखिए मेरे, रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है तो बोलने का ही इज़ अ रेसिडेंट बट नॉट, NOR, नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इधर 3 वेरिएबल्स काम आने वाले हैं, एक ROR मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक है RNOR का मतलब है रेसिडेंट एंड नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक है NR मतलब नॉट एन रेसिडेंट, ठीक है। सर एक चीज़ समझ में नहीं आई, वो ये चीज़ थी कि भाई यहाँ पे अगर वो नॉट अ रेसिडेंट है तो आगे चेक क्यों नहीं करने का। अरे भैया जो इंडिया में ही नहीं आ पाया, जो रेसिडेंट ही नहीं बन पाया, तो वो ऑर्डिनरी क्या चेक करने का। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मालूम आपसे, अगर आपका क्लाइंट रेसिडेंट नहीं है ना तो खुश हो जाइए, आपका सम वहाँ पे ही कंप्लीट हो गया। बट अगर आपका क्लाइंट रेसिडेंट है तो आपको आगे जाके चेक करना है कि वो रेसिडेंट के साथ में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। तो ये समझना है आपको। सर ये कैसे चेक करना है रेसिडेंट है कि नॉट अ रेसिडेंट, ये कैसे चेक करना है, इसके लिए हम लोग सेकेंड पार्ट में आगे सीखेंगे। तो उसके लिए भी आप परेशान मत होइए कि भाई वो हम लोग सेकेंड पार्ट में सीखेंगे। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आपका पहला कंसेप्ट। 15 मार्क का सम आएगा। ये सब नोट्स आपके पास दी गई है,
और आप बोर्ड पे भी पॉज करके इसको नोट आउट कर सकते हो। ओके, इसका नाम है टॉपिक का स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, आज मैं आपको पहले लेक्चर में सम्स तो नहीं कराऊंगा बट थ्योरी समझा दूंगा। पहला है ROR, सेकेंड है RNNOR, थर्ड है NR, और ये है तुम्हारे पर्टिकुलर्स। ये सब थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा अभी, और मैं आपको कुछ 2 3 4 5 2 3 4 6 एंट्रीज़ कराऊंगा। अगर आप ये 6 एंट्रीज़ को समझ गए मतलब आप 15 मार्क्स को लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सर काम की बात ये सम आने वाले हैं, ये कैसे मालूम पड़ेंगे? ऊपर लिख के आएगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। पर्टिकुलर्स तो आपको मालूम है, आप अकाउंट्स वाले हो, पर्टिकुलर्स वर्ड से तो आप फेमिलियर हो, पर्टिकुलर्स शब्द से तो आप फेमिलियर हो, पर्टिकुलर्स तो आपके लिए अकाउंटिंग में देखा गया है। ये 3 कॉलम क्या है? ROR, ये मैंने अभी आपको समझाया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो जो बंदा रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है हम उसको बोलेंगे ROR, और जो बंदा रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है तो हम उसको बोलेंगे RNOR, और जो बंदा रेसिडेंट ही नहीं है हम उसको बोलेंगे NR। सर ये तीनों वर्ड्स कहाँ से आए? इसके लिए लेक्चर को पीछे लेके जाना, रिकैप करना, और मैंने अभी आपको समझाया, मैं अभी इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। अगर आप रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों हो तो ROR, अगर आप रेसिडेंट हो बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो तो RNOR, और अगर आप रेसिडेंट ही नहीं हो तो NR। तो इफ़ यू आर अ रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी ROR, इफ़ यू आर अ रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी RNOR, और तुम रेसिडेंट ही नहीं हो NR। अभी मैं आपको 6 एंट्रीज दूंगा, ठीक है। सबसे पहले है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अगर क्वेश्चन में आया इनकम रिसीव्ड इन इंडिया तो किधर किधर टैक्स होगा, किस किस को टैक्स पे करना है, ये आपको बताना है। तो आंसर है सब लोग टैक्स पे करेंगे। देखिए, टिक मार्क मतलब सब लोग पे करेंगे, क्रॉस मतलब वो पे नहीं करेगा। अगर एंट्री आती है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगर इंडिया में इनकम रिसीव हो रही है तो सब लोग टैक्स पे करेंगे। फर्स्ट वाला भी पे करेगा, सेकंड वाला भी, ROR भी पे करेगा, RNOR भी पे करेगा, NR भी पे करेगा। देखिए, कहाँ की भी इनकम हो, अगर इंडिया में रिसीव हो रही है ना तो सबको टैक्स पे करना है। सब मतलब तीनों मतलब ROR, RNOR, NRI। सर एग्जाम्पल दे दीजिए। अभी आप देख रहे हो IPL हो रहा है, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो वो सब लोग को पैसा इंडिया में मिले। अभी तो वेरी फ्रैंकली दुबई में हो रहा है, तो ये साल का एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं होगा, बट समझिए अगर IPL इंडिया में हो रहा होता, IPL अगर इंडिया में हो रहा होता, अभी कोविड-19 की वजह से IPL आपका देख रहे हो दुबई में हो रहा है, अगर IPL इंडिया में हो रहा होता तो यहाँ पे पैसा इंडिया में मिलता। तो एक चीज़ समझ जाइए, आप किधर भी काम कर रहे हो, आप श्रीलंका में, आप चाइना में, आप जापान में, आप UK में, आप US में, कोई भी देश में काम कर रहे हो, अगर पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है तो सबको टैक्स पे करना है। रिसीव्ड इन इंडिया, ये समझ जाइए फ्रेंड्स, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, और अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो सबको टैक्स पे करना है। तो चाहे आप ROR हो, RNR हो या NR हो, सबको टैक्स पे करना है, ये बहुत क्लियर है। तो दूसरी दुनिया का आदमी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप कोई एलियन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बट अगर वो पैसे इंडिया में रिसीव हो रहे हैं, रिसीव्ड इन इंडिया है, सबको टैक्स पे करना है। आई एम वेरी क्लियर, मैंने सफिशिएंट एग्जांपल्स दिए। मैं सेकेंड एंट्री कर रहा हूँ, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर इनकम इंडिया में रिसीव होने वाला है फ्यूचर टेंस, तो भी सबको टैक्स पे करना है। समझ में आ रहा है? मैं पिछला ट्रांजैक्शन पढ़ा था वो प्रेजेंट टेंस था, आपने टेंसेस पढ़ा रहेगा इंग्लिश के अंदर, ये फ्यूचर टेंस है। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अगर फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, इंडिया में रिसीव होने वाला है, फ्यूचर में रिसीव्ड इन इंडिया है ना, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, सबको टैक्स पे करना है। सो आई एम वेरी क्लियर, अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो सबको टैक्स पे करना है, अगर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी सबको टैक्स पे करना है। ठीक है, अभी मैं तीसरा एंट्री कर रहा हूँ, इनकम अराइज और अक्रू इन इंडिया।
अगर इनकम इंडिया में अराइज या अक्रू हो रही है, मतलब सर ये थोड़ा टेक्निकल होगा, इंडिया की इनकम है, इंडिया का पैसा है, इंडिया से उग रहा है, इंडिया से जन्म हो रहा है, इंडिया से उसका एग्जिस्टेंस है, तो भी सबको पे करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूँ, प्रॉपर्टी इंडिया की है, पैसा आप चाइना में ले रहे हो, कहाँ की इनकम है, प्रॉपर्टी कहाँ की है, इंडिया की है ना, तो सब पे करेंगे। समझ में आ रहा है? थर्ड एंट्री को समझिए। पहली दो तो आप सब समझ गए होंगे, मैं समझ चुका हूँ कि आप पहली दो समझ चुके होंगे, बट तीसरे अभी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है। मैं एंगल कैमरा का थोड़ा नीचे कर रहा हूँ आप लोगों के लिए क्लैरिटी रखने के लिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू टेल यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, अगर इंडिया की इनकम है ना, इंडिया का पैसा है ना, इंडिया की इनकम है ना, अगर इंडिया की इनकम है तो सबको पे करना है। आपका घर है, आपका घर भाड़े पे दिया आपने, वो भाड़ा फ्रांस में मिलने वाला है, वो रेंट फ्रांस में देगा, वो रेंट पैसे आपको फ्रांस में देगा, वो कैश आपको यूएस में देगा, वो कैश आपको यूके में देगा, वो चेक आपको चाइना में देगा, वो डिमांड ड्राफ्ट आपको जापान में देगा, फ़र्क नहीं पड़ता, सबको पे कर रहा है। पैसा कहाँ का है, कहाँ पे उग रहा है, इंडिया में। तो इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया भी सबको टैक्स पे करना है। वैसे ही ये पास्ट, ये प्रेजेंट टेंस था, तो फ्यूचर टेंस, इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, अगर ये इनकम फ्यूचर में इंडिया में उगने वाला है तो भी सबको पे करना है, सिंपल। तो ये चारों लाइंस बहुत इजी थी आपके लिए, और अभी मैं आपको दो एंट्री सिखाऊंगा और आप बिलीव नहीं करोगे कि आपका 15 मार्क्स हो गया। मैं सम्स भी करूंगा, बट मैं हाफ एन आवर के सेशंस आपको दूंगा, ताकि आप भी एक टाइम हाफ एन आवर के बड़े लेक्चर्स दूंगा ना, तो आप लोग बोलेंगे यार 1 घंटे का आज नहीं सुनते, तो हाफ एन आवर का रहेगा तो बोलेंगे सुन लेते हैं लेक्चर। तो मैं हाफ एन आवर के सेशंस दूंगा, तो जहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। सेशंस का कोडिंग देखना, नंबर 1 नंबर 2 मतलब सीक्वेंस देखना उसका, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको समझ में आएगा और क्लियरली, ठीक है? चलिए सर, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, अब इसको समझिए। अगर ये पैसा जो है इंडिया में उग रहा है या उगने वाला है तो भी सबको पे करना है। तो चारों को मैं रिवाइज करना चाहूँगा। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, कहाँ का भी पैसा हो, अगर इंडिया में रिसीव हो रहा है सबको पे करना है। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मतलब फ्यूचर में इंडिया में मिलने वाला है, फ्यूचर में रिसीव होने वाला है, तो भी सबको पे करना है। इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, इंडिया का इनकम है, इंडिया में उग रहा है, पैसा कहाँ भी मिले, इंडिया में उगने वाला पैसा, इंडिया का पैसा, हमारे देश में से उगा हुआ पैसा, तो सबको पे करना है। और फ्यूचर में वो पैसा उगने वाला है, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, तो भी सबको पे करना है, ठीक है? अब समझते हैं फिफ्थ वाला, इनकम ऑन आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। देखिए वर्ड यहाँ पे जो है ना कंट्रोल्ड है, ये वर्ड को मैं चाहता हूँ आप लोग दिमाग में फिट कर दो, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इधर सिर्फ पहले 2 लोग टैक्स पे करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, एनआरआई टैक्स नहीं पे करेगा। क्रॉस कर दिया, देखो फर्स्ट टाइम क्रॉस आया है। इनकम ऑन आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। मैं एग्जांपल दे दूं, मैं दुबई की कंपनी में काम कर रहा हूँ, दुबई की कंपनी है तो, और दुबई में पैसा मिल रहा है, ठीक है, बट वो कंपनी है ना कंट्रोल इंडिया से होती है, उसका हेड ऑफिस इंडिया के अंदर है, तो आप पैसा बाहर कमा रहे हो, नो डाउट, बट अगर उसका कंट्रोल, वर्ड देखिए ये वर्ड को मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ, अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो पहले 2 लोग को टैक्स पे करना है, यानी कि ROR एंड RONR। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। समझिए मैं एक US की कंपनी में काम कर रहा हूँ, US की कंपनी, समझिए मैं US में अटलांटा में हूँ, तो US की कंपनी है, तो US में पैसा आ रहा है, सब कुछ बाहर हो रहा है, बट वो जो कंपनी में काम कर रहा हूँ अगर उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, उसका जो ये ऑपरेशंस का कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है, तो फिर ऐसे केस में सिर्फ फर्स्ट 2 लोग को टैक्स पे करना है। मतलब बाहर का पैसा अगर बाहर मिल रहा है बट अगर उसका कंट्रोल इंडिया के अंदर है तो पहले 2 लोग ही टैक्स पे करेंगे, यानी ROR एंड RNOR, ठीक है फ्रेंड्स। आप बोलेंगे सर ये सब में कैसा होगा, ये सब में कैसा होगा बताऊंगा, खाली एंट्रीज को समझो, जितना कह रहा हो उतना करो, ठीक है, ज़्यादा आप दिमाग मत लगाओ कि सम्स में कैसा करना है, खाली एंट्रीज को समझो। लास्ट वाला आप लोगों के लिए, इनकम ऑन
एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कमा भी बाहर रहा हो, मिल भी बाहर रहा है, तो सिर्फ फर्स्ट वाला टैक्स पे करेगा, बाकी के दो लोग पे नहीं करेंगे। समझिए इसको, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मैं पैसे भी बाहर कमा रहा हूँ, रिसीव भी मुझे बाहर है, मैं दुबई में कमा रहा हूँ, मुझे पैसे भी दुबई में मिल रहे हैं, तो सिर्फ फर्स्ट वाला टैक्स पे करेगा, यानी कि ROR। बाकी के दो लोग RNOR और NRI टैक्स पे नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का पहला सेशन था। मैं 5 मिनट लूँगा हर सेशन के लास्ट एंड कंप्लीट करते हुए, मैं पूरा रिकैप कराऊँगा और फिर मैं स्टॉप करूँगा। आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, 2-3 वीडियोस आप वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1.5 आवर्स के 2 आवर्स के, मतलब टोटल हाफ एन आवर करके। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक में आपको क्या करना है बताएं, आपको ये टॉपिक में ये बताना है कि क्यों कौन कौन लोग को टैक्स पे करना है। तो पहला ट्रांजेक्शन, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, और अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो सब लोग पे करेंगे, चाहे वो ROR हो, RNR हो, NRI हो। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अगर पैसा इंडिया में ही रिसीव होने वाला है फ्यूचर में, आज हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो या पास्ट हो, रिसीव्ड इन इंडिया है तो सबको टैक्स पे करना है। इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, इंडिया का पैसा है, इंडिया से उग रहा है। एग्जाम्पल दे दूँ, IPL अभी तो बाहर हो रहा है, बट IPL एक इंडियन टूर्नामेंट है, IPL एक इंडियन टूर्नामेंट है, इसका पैसा आप जुपिटर में या कोई भी प्लैनेट में जाके दो, ये पैसा कहाँ से उग रहा है, ये पैसा इंडिया से उग रहा है। तो अगर इंडिया का इनकम है, इंडिया से उग रहा है, इंडिया से उसका जन्म हो रहा है, इंडिया से वो पैसे अराइज हो रहे हैं, इंडिया से वो पैसे अक्रू हो रहे हैं, तो सबको पे करना है। और वैसे इनकम डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया, तो फ्यूचर में उगने वाला पैसा इंडिया का ही पैसा है। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप वो प्रॉपर्टी का रेंट जो है ना श्रीलंका में लोगे, आप वो प्रॉपर्टी का रेंट सिंगापुर में लोगे, आप वो प्रॉपर्टी का रेंट, आपकी प्रॉपर्टी मुंबई में है, आपकी प्रॉपर्टी अंधेरी में है, आप उसका रेंट जाके लोगे US में, तो भाई सबको पे करना है। बिकॉज वो पैसा कहाँ से उग रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, एक प्रॉपर्टी से, और वो प्रॉपर्टी कहाँ की है, इंडिया की है। तो अगर इंडिया का इनकम है, इंडिया से उग रहा है, बार बार देखिए मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ बिकॉज कन्फ्यूजन होने वाला जब मैं समझ कराऊंगा, अगर इंडिया का इनकम है, चाहे वो किधर भी मिले, सबको टैक्स पे करना है। इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया, मैंने इनकम बाहर कमाया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, मैंने पैसे बाहर कमाया, मैं जापान में काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे जापान में मिले, बट मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ वो कंपनी का कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। देखिए वर्ड को समझिए, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो पहले के दो लोग टैक्स पे करेंगे, यानी कि कैमरा ऊपर करा देखिए, ROR एंड RNOR। आपको समझ में आ रहा है ये? लास्ट वन तो ईजी था, लास्ट वन था इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बाहर का पैसा बाहर मिल रहा है। आपने देखा रहेगा फुटबॉल का लीग होता है, आपने देखा रहेगा ओलंपिक्स होता है, तो ना ये टूर्नामेंट इंडिया में हो रहा है, ना इसका पैसा इंडिया में मिल रहा है, मतलब बाहर का पैसा बाहर मिल रहा है, तो सिर्फ ROR टैक्स पे करेगा, बाकी के दो लोग टैक्स नहीं पे करेंगे। समझ में आया? तो एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि ये सारे एंट्रीज़ में एक चीज़ बहुत क्लियर है, और वो ये है कि ROR को सब बाजू टैक्स पे करना है। चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो, ROR देखिए सब बार टैक्स पे करना है। तो ये एक छोटा सा आज का सेशन का एक फर्स्ट लेक्चर था, आप इसको दिमाग में रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ एग्जेम्पशंस कराऊंगा। ये टेबल कंप्लीट हो गया है, बट 3 एग्जेम्पशंस है जो मैं आज कवर अप नहीं करूंगा। हाफ एन आवर कंप्लीट हो गया है मेरा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर मतलब अभी रिकॉर्ड करके मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा, और सम्स करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ एक चीज़ को, तो अगर आपको नहीं समझा हो तो आप रिवाइंड करके देखिए, और फिर भी नहीं समझा हो तो मुझे बोलिए, ठीक है। सो टिल देन हैव अ नाइस डे। आज का सेशन क्लोज करेंगे। तो मेरा पहला लेक्चर आपके पास आ गया है, और इसके नोट्स जो है PDF में, वो तो पूरी बुक मैंने आपको दे दिया, तो उसमें आपको कौन सा पेज नंबर है सम्स कराऊंगा वो नोट्स से कराऊंगा। तो यू डोंट हैव टू वरी, 10 PDF नहीं जमा करना है, एक PDF में सब काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देन हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।